हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एवं यूपी बोर्ड साइंस का केमिस्ट्री जो आपका पार्ट 3 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बता चुके थे। यानी पहला ही चैप्टर में पार्ट 1 बना है, पार्ट 2 बना है और आज हम बताने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें लगभग में हम इस चैप्टर को इस पार्ट में ही समाप्त करने वाले हैं। कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए, बस आपको समझ में आ जाए। समाप्त हो या ना हो लेकिन आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, यहाँ तक हम बताए थे और आगे अब यहाँ से बताएंगे। यदि आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट में जाकर पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसमें सिलेबस के बारे में बताया गया, वो भी देख के समझ सकते हैं। सिलेबस समझने का फायदा ये होगा कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, यानी परीक्षा किस टाइप का होता है, कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आता है, ये आपको फायदे मिलती है जब आप वहां पे जाके देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसके पहले बता दिए लेकिन फिर थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, सिंपल समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगा, समझिए जो ज्यादा क्रिया करने में क्षमता होगी उसके पास, वो क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को अपने पास से हटा के भेज देगा दूसरी जगह। उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल भाषा में समझिए, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, अलग कर देता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल समझिए। यहाँ पे आपको फेरस दिखाई दे रहा है, फेरस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिया है कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए फेरस है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। क्या हुआ, जो फेरस है इससे अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करने के बाद फेरस ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से, Cu से। यानी फेरस और कॉपर को देखा जाए तो कॉपर कम क्रियाशील है और फेरस जो है, फेरस हुआ ज्यादा क्रियाशील है। तो क्या किया, फेरस कॉपर को जब रिएक्शन कराया तो कॉपर को अपने पास से हटा दिया, कहा जाओ हमारे पास। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है उसके पास क्षमता होती है। पता ही है, आप दुनिया भी देख के समझिए, जिसके पास सब कुछ है वो किसी को भी हटा सकता है। बस वही बात हुआ, जो फेरस है वो कॉपर को क्या किया, अपने पास से हटा दिया, भेज दिया और स्वयं फेरस जो है वो सल्फेट से साथ क्या हुआ, जुट गया। देखिए यहाँ पे क्या बना दिया, फेरम सल्फेट बना दिया और बेचारा कॉपर को अलग कर दिया। तो ये बताइए, यहाँ पे कॉपर अलग हुआ ना, विस्थापित हुआ कि नहीं, इसलिए इसका नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया। यानी ऐसी अभिक्रिया से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, अपने पास से हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जो फेरस क्या किया, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया कॉपर सल्फेट के साथ और कॉपर को अलग कर दिया और यहाँ पे अपना बना लिया फेरम सल्फेट, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि यह लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है और अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर उसके यौगिक कॉपर से क्या किया, अलग कर दिया। इसलिए हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल बन रहा है वो कौन सा हो रहा है, फेरम सल्फेट का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया, आप समझिए। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है आपका जिंक। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से क्या किया, अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया के दौरान देखिए यहाँ पे कॉपर को फिर क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ है और जब कम क्रियाशील पदार्थ ज्यादा क्रियाशील पदार्थ से करता है तो कम क्रियाशील पदार्थ क्या करेगा, वहां से हट जाएगा। और जब हटने के पश्चात यहाँ पे जो जिंक आपको दिखाई दे रहा है इससे अभिक्रिया किया तो कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया और खुद किससे, सल्फेट से जुड़कर जिंक सल्फेट बना दिया। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सा अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो विस्थापन अभिक्रिया यदि आपसे पूछे एग्जाम में तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए, बोलेंगे ऐसे अभिक्रिया जो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है,
या हटा देता है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप इसको वीडियो को डाउनलोडेड है, अब कभी भी डाउनलोड करके या इसमें अपलोड कर दिया जाएगा जब यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी रिकॉर्डेड है, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। जब तक समझ में आए, जब तक आप कहे नहीं कि हाँ सर समझ में आ गया, तब तक आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस समझ में आना चाहिए, जो चीज़ समझ में आती है ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, आपके ही फायदा होगा। ठीक है, तो समझ के ही जाइए, ऐसा नहीं है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया समझिए। अब चलिए आप समझते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कोई दिक्कत। इसके पहले हम पढ़े विस्थापन अभिक्रिया, जो ज्यादा क्रियाशील था कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता था। अब द्विविस्थापन क्या हो गया? द्विविस्थापन मतलब दो बार, समझिए, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक दूसरे के पास चले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब सर आयन क्या होता है? तो देखिए, आयन दो टाइप का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। धन आयन मतलब जिसमें प्लस चार्ज होता है, और ऋण आयन मतलब जिसमें माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, जिसको ऋणात्मक कहते हैं, और एक को बोला जाता है धनात्मक। तो धनात्मक प्लस वाले को धनात्मक, जिसको धन आयन कहते हैं, और एक होता है माइनस ऋण आयन, जिसको ऋणात्मक कहते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको आपने देखा, आयन दो टाइप के होते हैं, एक धन आयन और दूसरा धन आयन, दूसरा ऋण आयन। ठीक है, चलिए अब तक रहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों को, जो आयन होंगे वो एक दूसरे के पास चले जाएंगे, उसको क्या बोलता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, द्विविस्थापन के लिए एक सामान्य सूत्र लिखा गया है, कैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है AB और दूसरा है CD, और दोनों जब आपस में रिएक्शन किया तो आयनों का आदान प्रदान किया। आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो समझो यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, A जो था वो किसके साथ था? D के साथ था, और C जो था वो किसके साथ था? D के साथ। और क्या किया है, इन दोनों में आपस में बना नहीं, ठीक है, मतलब समझो कि कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो A जो है वो किसके साथ आ गया? D के साथ आ गया, और B जो है वो किसके साथ आ गया? C का। तो आप देखिए, A जो था वो D के साथ आ गया, और जो C था वो B के साथ आ गया। मतलब E बोला कि चलो हम तुमको छोड़ते हैं और इसके साथ मिल जाते हैं, यानी A बोला कि चलो हम तुमको छोड़ के किसके पास जाते हैं? D के पास चले जाते हैं, और B को छोड़ दिया। B बेचारा अब कहाँ रहता है? तुमको छोड़ेगा तो हम भी तो तुमको छोड़ सकते हैं, तो वहीं छोड़ के वो भी दूसरे के पास चला गया। तो इन दोनों आपस में क्या किया? आयनों का आदान प्रदान किया, उसको छोड़ के उसके पास चला गया, उसको छोड़ के उसके पास चला गया। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है, इस प्रकार की यदि अभिक्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, समझ में आया या नहीं समझ? चलिए फिर समझाते हैं। अब एग्जाम्पल देके समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं Na2SO4 है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो सोडियम है Na है, ठीक है, वो किसके साथ है? सल्फेट के साथ है। अब Na जो है वो कह रहा भाई सल्फेट, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा मन भर गया, हमको छोड़ दो। या खुद छोड़ के चला गया, किसके साथ चला गया? Na जो है खुद चला गया, किसके साथ? Cl के साथ। और यहाँ पे देखिए, Na था किसके? SO4 के साथ, और खुद चला गया किसके साथ? Cl2 के बाद, छोड़ के यहाँ पे NaCl बना लिया, अलग हो गया। अभी जब छोड़ गया तो ये कहाँ छोड़ेगा? छोड़ के भाई कोई जाएगा, दूसरा वाला खाली थोड़ी नहीं रहेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही वाला भी हुआ। और ये भी अब क्या किया, जब Cl भी इसको छोड़ दिया, Na इसको छोड़ दिया, अभी जब दोनों आप छूट गए तो ये भी क्या किए कि Ba जो था किसके साथ आ गया? SO4 के साथ आ गया। भाई जब एक छोड़ेगा तो दूसरा छोड़ेगा निश्चित है, तो ये भी इसके साथ आके BaSO4 बना लिया। तो देखिए, Na जो था SO4 के साथ था, SO4 को छोड़ के खुद का एक Cl के साथ जुड़ के बना लिया, और ये भी था BaCl के साथ, इसको छोड़ के यह खुद अपना बना लिया। तो यहाँ पे इस प्रकार के जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सेम इसमें भी वही हुआ। देखिए, NaOH H2SO4, NaOH, Na किसके साथ था? हाइड्रोक्साइड के साथ था, और H2SO4 के साथ था। Na क्या किया? Na यहाँ से
OH को छोड़ के SO4 के साथ आ गया और H2 था वो इसके साथ आ गया OH के और जल बना लिया और यह इसके साथ आके Na2SO4 बना लिया। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की यदि डिफिनेशन पूछा जाए तो बोलेंगे ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में आया ना? ये इसके लिए सामान्य सूत्र लिखा जाता है, जब एक को छोड़ के दूसरे के पास जाए तो दूसरा भी छोड़ के दूसरे के पास चला जाए, बस यही अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब चलिए आप समझते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया कहता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा बच्चे को समझ में नहीं आता लेकिन कोशिश करेंगे एकदम अच्छा से समझिए। ठीक है, अपचयन एवं उपचयन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा फिर बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। चलिए अब समझते हैं हम सबसे, इसमें दो अभिक्रिया है बट एक एक हम समझाएंगे। पहला है उपचयन अभिक्रिया, दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले समझते हैं उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, कैसे उसको पहचाने का ऑक्सीडेशन। तो सिंपल एकदम, मतलब नहीं बोला जाता है कि उससे आसान और कुछ नहीं, बस वही रूल अपनाइए जहां तुरंत समझ में आए। यहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया देखो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। भारी है जी, एकदम आसान, बस आप समझने के लिए टेक्निक लगाइए। ऐसी अभिक्रिया कोई पूछे आपसे उपचयन अभिक्रिया, बबुआ उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन आके जुट जाता है और हाइड्रोजन कम हो जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। एक और दूसरे शब्दों में लिखा गया है, देखिए समझिए, किसी पदार्थ में कोई भी तत्व या पदार्थ उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन का कमी हो जाए अथवा दोनों हो, अथवा दोनों हो, तो उस अभिक्रिया को भी हम बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। कौनो भारी नहीं, यानी समझिए अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो भी उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन की कमी हो गई तो भी उपचयन अभिक्रिया, अच्छा है दोनों हो गया, दोनों, तब वो कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। कौनो दिक्कत, लेकिन दोनों में होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, नहीं तो एक होना चाहिए, कोई नहीं एक होना चाहिए, उस अभिक्रिया को बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। देखिए यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भी आप सोचते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है अथवा दोनों हो तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए उपचयन का उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए केवल इसमें बताया गया ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए एग्जाम्पल दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन की नहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन अकेले था, इसमें ऑक्सीजन आके जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, बस। तो ऑक्सीजन जब जुट रहा है तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो ये बताइए ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, मतलब उपचयन हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा है उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्यों 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 बोलेंगे इसको उपचयन अभिक्रिया सर, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह जो अभिक्रिया होता है वो उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन जुट जाएगा, उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है, इसलिए यहाँ पे जो अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, वो कौन सा रिएक्शन होगा, उपचयन रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको फास्फोरस दिखाई दे रहा है, फास्फोरस में ऑक्सीजन आके यहाँ पे क्या किया, जुट गया और यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना दिया। और जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया यानी ऑक्सीजन जब जुटा, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उपचयन रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब चलते हैं हम सीधे, यहाँ पे भी वैसे ही है, सब एग्जाम्पल वैसे ही बताया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे आ जाइए आप
अपचयन अभिक्रिया। उपचयन हम लोग समझ गए, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन की कमी होगी, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। चलिए, अपचयन अभिक्रिया होता क्या है देखिए, बस उसका उल्टा समझिए, कोई दिक्कत नहीं। जब उपचयन आप समझ गए तो अपचयन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया रिएक्शन। देखिए, और एक ऐसे क्रिया जिसमें ऑक्सीजन, इसके पहले हम पढ़े कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, लेकिन इसमें उल्टा बनेंगे, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं अपचयन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया या अपचयन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यानी बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास मतलब ही होता है कमी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, पहले वाले में तो हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन अपचयन में बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो अथवा ऑक्सीजन की कमी हो अथवा दोनों हो, हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन की कमी भी हो, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, अपचयन का उदाहरण देखिए, आप खुद देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे CuO है, यहाँ पे H2 है। आप खुद देखिए, यहाँ पे Cu के साथ O है कि नहीं है, है एकदम। जब रिएक्शन H2 के साथ किया तो यहाँ पे Cu के पास O भग गया और जाके दूसरे के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई, एकदम हुई। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, अपचयन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, अपचयन रिएक्शन, मतलब अपचयन अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अपचयन और उपचयन समझ गए, फिर एक बार लास्ट समझ लीजिए, उपचयन में जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन जुटता है, उससे उपचयन अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन कमी होती है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखिए, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे यह अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें भी देखिए एक और एग्जाम्पल दिया है कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है और कार्बन के साथ जब रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ गया, यानी जिंक के साथ छोड़ के कार्बन के साथ चला गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहां पे जो रिएक्शन होगा अपचयन रिएक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी तरह हम तो जबरदस्ती ठूस देंगे, जबरदस्ती ठूसने से कोई मतलब थोड़ी ना है। बस आप समझेंगे सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं समझेंगे कोई मतलब नहीं। बहुत टीचर मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले, सबका अलग अलग तरीका होता है। बस आपका जिस टीचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिस टीचर का तरीका समझ में आ गया समझने का, समझिए कि आप वो टीचर बेस्ट लगेंगे। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि सब कोई टीचर का बेस्ट लगे, बट आपको समझने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। हो सकता है आप ध्यान से न समझते हो, लेकिन कोशिश कीजिए, पढ़ाई है बबुआ, समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और पढ़ाई ऐसी चीज है कि सबसे संभव नहीं, और जिससे संभव है उसको महान ही बना देती है, ठीक है। बस आप समझिए कि कैसे हमको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है, किस तरह समझता है। ज़्यादा तो आपको वीडियो होता है, बहुत होगा तो 40 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की वीडियो हो सकती है। उतना आप ध्यान केंद्रित करके आप पढ़ेंगे, बस आपको 100% समझ में आएगा। बस आप ध्यान केंद्रित करके नहीं पढ़ते हैं, कभी वो देखेंगे, रील देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, बस यही में टाइम पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान भटकाने वाले आपके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन ध्यान भटकिए मत, ठीक है। मोबाइल लेंगे तो उसमें रील आएगा, एक से बढ़िया बढ़िया रील, आप सोचेंगे उसको देखते हैं, ये देखते हैं, वो भी ध्यान भटकाने वाला था। जब पढ़ने बैठेंगे तो तरह तरह की बातें याद आएगी, ठीक है। जिस तरह देखते हैं जब कोई पूजा करने जाता है तो जैसे पूजा करेगा, जैसे ध्यान आ रहा है, तुरंत कुछ और बात याद रहेगा, उसका मन जो है वो खींच के लेके जाएगा, चलो उधर है, ये बात है वो बात। फिर आप जबरदस्ती उसको खींच के लाएंगे कि हम पूजा करने आए, भाई पूजा करेंगे ना, फिर खींचना है, साला पूजा करना है, हम पूजा नहीं कर रहे हैं, कहाँ हमारा दिमाग, फिर मतलब ओम दुका कुछ कुछ पढ़ेंगे, ध्यान कोशिश करेंगे जबरदस्ती की होगा, फिर मनवा उधर चला जाएगा। ऐसे करके आप जबरदस्ती आप पूजा करते हैं ना, जबरदस्ती मन लगाता है, उसी तरह पढ़ाई में लगाइए ना, ध्यान दीजिए। जब आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगी पढ़ाई में, तो 100% समझ में आएगा। और जब समझ में आता है तो पढ़ने में भी मजा आता है, एकदम सोचेंगे और सर एकदम समझ में आ रहा है, और पढ़ाइए और पढ़ाइए।
जब पढ़ाई समझ में आने लगी तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, जब इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ा जाता है। जब पढ़ाई आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे कोई मतलब नहीं, पढ़ेंगे इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं है, ये चैप्टर वाला है, तो चैप्टर को फाइनल करना है, ये भी देखना। अब समझते हैं हम लोग रेडाक्स सब की देखा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछ सकता है रेडाक्स सब क्रिया। ठीक है, तो इसको अच्छा से समझिएगा। रेडाक्स अभिक्रिया होता क्या, देखिए अभी इसके पहले हम लोग उपचयन और अपचयन पढ़े हैं, बस समझिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों काम हो, एंड उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडाक्स अभिक्रिया। तो ये तो समझने के लिए है ना कि जिसमें दोनों हो, तो ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे जिसमें दोनों हो रेडाक्स अभिक्रिया ना। एग्जाम में थोड़ा सिटुएबल बढ़िया से लिखा जाता है भाई। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं रेडाक्स अभिक्रिया। अपने भाषा में लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये थोड़ी ना आप जैसे लिखे वैसे लिखेगा, नहीं समझ गए, अपने भाषा में लिखिए, सबसे बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी। तो वही रेडाक्स अभिक्रिया का बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारक उपचयत भी होता है जबकि दूसरा अपचयत भी होता है, मतलब जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं रेडाक्स अभिक्रिया। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया अपचयन की क्रिया एक साथ होती है तो उसे भी रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। बतिया दोनों मिला के वही है, कनवा हिन्ने से पकड़िए चाहे होने से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए, खुद एक एग्जाम्पल लिखा गया, देखिए यहाँ पे आपको जिंक में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे जब सी के साथ रिएक्शन किया ही, तो सी के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ दिया अपने पास। ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं, एकदम हुई। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ पे रेड्यूस्ड अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई वो अपचयन हुआ। चलिए ऊपर वाले यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन जब इसके साथ जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे कार्बन किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीडाइज रिएक्शन बोलते हैं, यानी उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप ही देखिए, यदि दिखाई दे रहा हो तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हुआ कि नहीं। जब दोनों अभिक्रिया एक में हो गया तो कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, कौन कौन, रेडाक्स। क्या बोलेंगे, रेडाक्स। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है कौन सा अभिक्रिया हो रही है, रेडाक्स अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की अभिक्रिया एक साथ होती है, उसे हम बोलते हैं रेडाक्स अभिक्रिया। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें एक आता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है इसको समझिए, कोई खास नहीं है, बट इसको भी समझ लेंगे जब आ गया तो। देखिए वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, वह पदार्थ जो उपचयन अभिक्रिया के लिए क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, वही सिंपल है, वही उपचयन को ही हम ऑक्सीकारक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उपचयन के लिए जो ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। यानी ऐसे क्रिया जो उपचयन के लिए क्या देगा, ऑक्सीजन को देगा, और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटा देगा, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और शब्द आता है अवकारक, क्या होता है समझे, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन हटने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब उसको हम माने कि यही ऑक्सीजन को हटाता है, तो उसको हम बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं, अवकारक। या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को दे देगा, उसे ही हम बोलेंगे अवकारक। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे रिएक्शन किया H2 के साथ, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया और H2 के साथ ऑक्सीजन जुट गया। इसमें दोनों आपको रिएक्शन दिख रहा है, उपचयन और अपचयन। उपयुक्त उदाहरण में देखिए कॉपर जो ऑक्साइड है यानी CuO है, में कॉपर ऑक्साइड अपचयन होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है। कॉपर ऑक्साइड से ही ना ऑक्सीजन की कमी हो गई जी, तो जब कॉपर ऑक्साइड के साथ जिसके साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसको बोलेंगे अपचयित पदार्थ। क्या बोलेंगे, अपचयित पदार्थ। तो कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ। यानी जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन हट गया, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अपचयित पदार्थ। क्या बोलेंगे, अपचयित पदार्थ। तो ये बताइए कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया जी, क्या हो गया, अपचयित पदार्थ। ठीक है, बस
अब देखिए, अब कर चूंकि कॉपर ऑक्साइड उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक। क्या है, कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। अब समझ में आया ऑक्सीकारक, यानी जो पदार्थ अपचयित पदार्थ बनता है तो वही क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। क्यों, क्योंकि यह ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करता है और इसीलिए कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए H2 हाइड्रोजन जो है जल में ऑक्सीकृत होता है, H2 क्या बन जाता है, जल बन जाता है, अतः यह ऑक्सीजन सी कॉपर ऑक्साइड से हटने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए हाइड्रोजन H2 को बोलेंगे अवकारक, इसमें H2 को बोलेंगे अवकारक और जो कॉपर ऑक्साइड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। कॉपर ऑक्साइड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक और H2 जो होगा उसको बोलेंगे अवकारक। यानी सिंपल भाषा में समझने अब हम बता रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं, तो जिसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। और जो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, यानी जो ऑक्सीजन को जोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ले रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ दे रहा है, उसको हम बोलेंगे अकारक। क्या बोलेंगे, अकारक। यानी वही बतिया समझिए ना, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है उसको अकारक, यानी उपचयन अभिक्रिया को अकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बस सेम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और विधिया है, सारांश विधिया। उपचयित पदार्थ H2 जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयित पदार्थ क्या है, इसमें हाइड्रोजन था जो ऑक्सीजन वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन आके उसमें जुड़ गया तभी न H2O बना चाहिए। और उपचयित पदार्थ Cu है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, और कारक H2 है जो ऑक्सीजन को ह्रास के लिए उत्तरदायी है। यानी देखिए, अकारक हो गया उपचयित पदार्थ यानी उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकारक हो गया अपचयित पदार्थ यानी अपचयन अभिक्रिया। कौन दिक्कत नहीं, वही बतिया है। अपचयन को यानी सिंपल समझिए ना, उपचयन अभिक्रिया को अकारक अभिक्रिया कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकारक कहते हैं। बस इतना। अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकारक कहते हैं, अपचयन को ऑक्सीकारक कहते हैं और उपचयन को अकारक कहते हैं। बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं उपचयन का प्रभाव, यानी जो हम लोग उपचयन पढ़े थे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव, आखिर में कैसे, उसे क्या पढ़ने का मतलब क्या, दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो रहा है। तो देखिए उपचयन का प्रभाव पर हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रिया हमारे आसपास होती रहती है जो उपचयन का प्रभाव को देखने को मिलता है, जिसमें धातुओं का संक्षारण हो गया, धातुओं का क्या हो गया, संक्षारण, खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना समान उदाहरण है। ये किसके द्वारा होता है, उपचयन अभिक्रिया के द्वारा। यानी कोई धातु है उसका संक्षारण हो रहा है, खाने वाली चीज का विकृत गंधित हो जाना, इस सब किसका एग्जाम्पल है जी, उपचयन का उदाहरण है। इस सब उपचयन की अभिक्रिया से। उपचयन अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कुछ ऐसा होता है हमारे दैनिक जीवन जिसका प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में। यानी सिंपल समझिए उपचयन का प्रभाव क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उपचयन अभिक्रिया होता क्या है। उपचयन अभिक्रिया तो आप जानते ही है क्या होता है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव उसका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उसको कैसे देखते हैं, क्या होता है, तो वो देखने के लिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दैनिक जीवन में उपयोग होने से पहले संक्षारण होता क्या है। ठीक है, और रीजन होता क्या है, समझिए संक्षारण। तो बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में अगर धातु की सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हवा के संपर्क में, जब हवा के संपर्क में कोई भी धातु आएगी, ठीक है, तो उसका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा, और धीरे धीरे जब ह्रास होगा तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। यानी संक्षारण का मतलब ये हो गया कि कोई भी धातु जब हवा के संपर्क में आता है, तो हवा के संपर्क में आने से उससे धीरे धीरे क्या होता है, उसकी सतह में चेंजिंग होने लगती है, उसकी सतह में क्या होता है, प्रभाव पड़ने लगता है, यानी वह धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, उसका नुकसान होने लगता है। वहां पे जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं संक्षारण। क्या, उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या हो गया, वैसे ही आप जानते हैं उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन आके जुटेगा, तो ऑक्सीजन जब जुटेगा,
ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसी को उपचयन बोलते हैं जी। तो वही प्रक्रिया में जब हवा के साथ ही बताइए, हवा जब जुटेगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा ना, तो वही हवा जल एवं नमी के संपर्क में जब आएगी, यानी वह क्रिया जो हवा जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की जो सतह होगी धीरे धीरे नुकसान होने लगी, ह्रास होने लगी, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। यानी सिंपल भाषा में समझिए, जब धातु हवा जल या नमी के साथ रिएक्शन करती है तो उसका धीरे धीरे नुकसान यानी ह्रास होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी से क्रिया करके किसी भी धातु की सतह जो होती है वो संक्षारित होती है, मतलब गलना स्टार्ट हो जाती है, नुकसान होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे अभिक्रिया को भी हम बोलते हैं संक्षारण। जब हवा नमी या जल से रिएक्शन करेगा तो उसका नुकसान होना तय है, यानी गलना तय है, जब गलेगा तो उसी को तो बोलते हैं संक्षारण, और कुछ नहीं। तो ये सब उपचयन का प्रभाव है। क्या है? उपचयन का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में। नोट में लिखा है संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग अलग चीज है। अब एक चीज है, जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित होती है। जंग लगना और संक्षारण में अंतर है। जंग लगता है जो लोहे में, किसमें? लोहे में। तो लोहे में जब जंग लगता है तो जंग लगना दूसरा चीज हो गया, जंग लगता है तभी संक्षारण होता है, जंग लगेगा नहीं तब तक संक्षारण नहीं। जो लोहा होता है, छड़ वगैरह देखते हैं उसके ऊपर काला काला चित्ती चित्ती हो जाता है, वही होता है आपका जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। तो वो जंग लगना हो गया। और संक्षारण मतलब धीरे धीरे उसका गलना हो गया, धीरे धीरे नुकसान होना हो गया। तो संक्षारण मतलब धीरे धीरे जब उसका गल रहा है तो उसको संक्षारण बोलेंगे, संक्षारण। और जो जंग लग रहा है, जो चित्ती चित्ती पकड़ लिया, ऊपर से मूर्छा वगैरह पकड़ लिया, तो उसको हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है? तो लोहे में जंग लगता है, बाकी धातुओं का संक्षारण होता है। ठीक है? अब संक्षारण से बचाव के लिए उपाय क्या है? आखिर में जब कोई चीज संक्षारण होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, तो उसका बचाव का क्या क्या उपाय है? तो देखिए, संक्षारण से बचाव की निम्नलिखित विधियां। पहला होता है जस्तीकरण, दूसरा होता है धातु की सतह को पेंट करके, तीसरा होता है धातु की सतह पर तेल लगा करके या ग्रीस लगाकर। यह तीन गो प्रक्रिया आप करेंगे तो संक्षारण से हम बचा सकते हैं, उस धातु को क्या करते हैं? संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले संक्षारण से बचाव की निम्नलिखित विधियां। जस्तीकरण होता क्या है? किसी धातु के सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण मतलब हो गया, कोई भी धातु हो तो उसको विद्युत लेपन करते हैं और उन्होंने ऊपर से धातु जस्ते का परत चढ़ा देते हैं। ऊपर से कोई धातु है, मान लीजिए लिया है हम, उसको संक्षारण से हमको बचाना है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? विद्युत विधि के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एगो जस्ता का पतला परत पेंट कर देंगे, मतलब लगा देंगे, चढ़ा देंगे, वो सब सोनार करते हैं सब, तो ऊपर से हम लगा देंगे तो उस सेफ्टी बच जाएगा, तो उसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक है? तो पहला नियम है जस्तीकरण। तो जस्तीकरण समझ गए ना? जस्तीकरण मतलब किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन के द्वारा ऊपर से जस्ता की पतली परत को चढ़ा देंगे। नहीं कहते कैसे सोना का पानी चढ़ा जाता है, उसी तरह जस्ता का पानी समझिए उसके ऊपर चढ़ा देंगे बस। जैसे मान लीजिए कौन चीज है उसके ऊपर सोना का पानी चढ़ा देते तो सोना टाइप का दिखने लगता है, वही तरह जस्ता की परत चढ़ा लेंगे तो उसको संक्षारण से हम बचा सकते हैं। ठीक है? तो उसी को बोलते हैं जस्तीकरण। यानी किसी भी धातु की सतह पर विद्युत लेपन के द्वारा जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। ठीक है? अब देखिए, अब बाकी धातु की सतह को पेंट करके, आप जानते हैं धातु की सतह को हम पेंट कर देंगे तो भी संक्षारण नहीं होगा। और कुछ ऐसी धातु होगी जिसके उसको तेल लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे तो भी उससे संक्षारण नहीं होते। देखते हैं आप, ज्यादातर मशीन में पार्ट पुर्जे में ग्रीस लगाया जाता है ताकि उसका नुकसान न हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका भी संक्षारण होने लगे, इसलिए उसमें तेल वगैरह ग्रीस वगैरह लगा के रखा जाता है ताकि उसका संक्षारण। देखिए बाइक वगैरह बहुत ऐसा चीज आप देखेंगे जिसमें ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है। बहुत ऐसा लोहा वगैरह आप देखेंगे उसके ऊपर से लोग पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा, इसलिए पेंट कर दिया जाता है। क्योंकि पहले पेंट में नुकसान होगा, पेंट धीरे धीरे वहां से हटेगा तब न जाके उसका नुकसान होगा जी। तब तक के लिए पेंट लगाइए, फिर लगाइए, नया लगाइए, वो खत्म होता है, फिर लगाइए, फिर लगाइए, लगाते रहिए, नुकसान नहीं होगा। ठीक है? तो ये सब बचाव, संक्षारण से बचाव का उपाय है। सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्तीकरण था, जो आप जान गए कि किसी धातु के ऊपर विद्युत लेपन के द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। बाकी आप लोग धातु की सतह पर पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, फलानवा चिलनवा लगा के आप बचा सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम समझते हैं एक और है उपचयन का प्रभाव में। क्या है जी? संक्षारण तो हम जान गए, संक्षारण होता क्या है। अब हम जानते हैं
उपचयन का प्रभाव, पहला संक्षारण जान गए। अब दूसरा जानते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है समझिए। विकृत गंधिता होता क्या है? पर आप भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन जिसमें उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है और भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता होता क्या? देखिए, कोई भी भोज्य पदार्थ होगा, यानी खाने वाली चीज होगी, वो क्या होगा, वायु से संपर्क करके, वायु से क्रिया करके, ठीक है, उसी को बोलते हैं वायु जनित, यानी वायु जनित से उपचयन हो जाता है, यानी वायु उसमें आ जाता है। तो जब आप जानते हैं जब किसी चीज में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वही ना उपचयन हुआ चाहिए। तो वही चीज जब वायु से भोजन पदार्थ हवा से संपर्क करके आपस में रिएक्शन करके भोज्य पदार्थ खाने वाला चीज, यानी उसमें उपस्थित जो वसा और तेल होता है, वसा, यानी मान लीजिए भोजन हम रखे हैं, भोजन बना के रखे हैं, तो उसमें वसा तेल तो होगा। अब वही वसा तेल जब हवा से संपर्क करके क्या करता है, रिएक्शन करता है, यानी उपचयन होता है हवा से रिएक्शन करके, और उपचयन होने के बाद उसका स्वाद रंग सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी स्वाद, उसका गंध सब बदल जाता है। और जब स्वाद और गंध बदलता है तो समझिए कि कितना बदबू देता होगा, मौके का थोड़ी ना, बदबूदार बन जाता है। और जब बदबूदार बन जाता है तो इस प्रकार जब भोजन खराब हो जाता है उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलता है? विकृत गंधिता। यानी सिंपल भाषा में समझिए, विकृत गंधिता होता क्या है कि विकृत गंधिता एक प्रकार की वह घटना है जो बहुत समय रखने के बाद वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, यानी उसमें जो भी वसा और तैलीय पदार्थ होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उपचयित हो जाता है और जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। सिंपल समझिए, फिर एक बार और बताएं विकृत गंधिता क्या होता है। तो कोई भी भोज्य पदार्थ खाने वाला चीज जब हवा से संपर्क करके, उसमें मान लीजिए भोज्य पदार्थ होगा तो उसमें तेल और वसा होगा ना, तो कोई भी भोज्य पदार्थ में जो तेलीय या वसीय पदार्थ होता है, यानी जो तेल और वसा होगी वो हवा से रिएक्शन करके, हवा से अभिक्रिया करके उसका स्वाद बदल जाता है। हवा से रिएक्शन करेगा तो स्वाद बदलेगा ना, और जब स्वाद बदल जाए तो वो बदबूदार हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधित कोई भी पदार्थ हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो हवा से संपर्क करके उपचयित हो गया, और उपचयित हो गया तो हमारे लिए नुकसान 100% है। इसलिए हम कोई भी विकृत गंधिता पदार्थ जिसका बदबू देता है उसको हमको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए विकृत गंधिता क्या होता है। कोई भी भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो भी वसा और तेल होता है वो हवा से संपर्क करके, हवा से क्रिया करके, नमी से जल से, मतलब वो हवा से क्रिया करके और क्या होता है, उपचयित हो जाता है, यानी उसमें बदबूदार बन जाता है, उसमें से गंध आने लगती है और उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, अब एक चीज है, ये नहीं भोजन अपने आप रिएक्शन हवा से करेगा, उसमें जो तेल पदार्थ होगा, तैलीय वसा जो होगी ना, वही रिएक्शन करती है हवा से। उसमें तेल वगैरह नहीं रहेगा तो वो हवा से रिएक्शन नहीं करेगा, और जब हवा से रिएक्शन नहीं करेगा तो विकृत गंधित नहीं होगी, खराब नहीं होगा। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग होता है जो उसको खाना वगैरह बचता है तो उसको फ्रिज वगैरह में रखता है। फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ताकि इसीलिए क्योंकि वो हवा से संपर्क नहीं हो। अब उसमें भी तो हवा होगा बट उसका जो टेम्परेचर होगा ना, वो टेम्परेचर मिनिमम होगा, मतलब कम होगा। तो कम हुआ था तो कुछ देर तक और हम उसको रख सकते हैं ठीक ठाक से। ये नहीं कि आप 5 दिन तक रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो भी नुकसान होगा। बट कुछ देर तक हम उसको टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। तो इसलिए वो जल्दी से विकृत गंधिता नहीं हो, इसलिए फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं बहुत ऐसा चिप्स वगैरह खाता है ना, कुरकुरे वगैरह, तो उसमें भी देखते हैं हवा भरी होती है नाइट्रोजन की, ताकि वो हवा ऑक्सीजन से संपर्क करके खराब ना हो जाए। देखिएगा उसमें बहुत ऐसा चिप्स होता है, अगर वो फट जाए, थोड़ा सा भी फटा होगा कहीं ना कहीं, तो उसमें ऑक्सीजन जब जाता है, और जब ऑक्सीजन जाता है तो खराब होता होगा, खराब हो जाए, मतलब खराब हो गया होता है। इसलिए चिप्स में पहले से हवा भर के आती है ताकि वो हवा से, वायु से ऑक्सीजन से रिएक्शन न करे और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो खराब ना हो, इसलिए उसमें पहले से हवा भर दिया जाता है। और वह हवा अगर लीक हो गया तो 100% वह चिप्स व कुरकुरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो सब विकृत गंधिता हो जाती है। ठीक है, देखिए, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स, भुजिया, ये सब हम लोग खाते हैं ना जी, आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। यानी वसा और तेल में जो जो चीज वसा और तेल से तैयार किया गया है, जो जो चीज वसा और तेल में बनाया गया है, वसा और तेल से बनाया गया है,
वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमेशा उपचयित होगा, और जब उपचयित होगा तो 100% वो खाने योग्य नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपचयित खाद्य पदार्थ को स्वाद बदल जाता है, जो भी उपचयित पदार्थ होता है रिएक्शन में उसका स्वाद बदल जाएगा। आप देखिएगा कब बासी वगैरह खाना खाइएगा, जो बदबू आता है उसे बंद कर उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो आप एक तो महक के जान जाएंगे, दूसरा अगर कोनो पागल आदमी जो उसका नकवा काम नहीं कर रहा होगा, नाको वाला मशीन वहाँ नहीं महक पा रहा होगा, तो देखिएगा जो खाएगा तो उसका स्वादवा चेंज लेगा, कहेगा वाह, थूक देगा मुंह से कैसन हो रहा है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, विकृतिगंधित हो गया। ठीक है, हवा से संपर्क करके उपचयित हो गया, इसलिए खराब हो गया। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता है, और आपको भी मालूम है कि विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता है, हमें वह नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इतना और है चीज, वाह वाह, बहुत ज्यादा है। चलिए इतना ही रहता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे सब। हाँ, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज हम यहीं पे रुकते हैं। और इसके पहले वीडियो जो भी आप बना है उसको आप नहीं देखे तो सुप्रीम टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी मस्त है। आप देखेंगे 100% समझ में आएगा, समझना आपको जरूरी है। आज क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फाइनल करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आके आप देख सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि आप लोग हमारा चैनल जो है सुप्रीम टारगेट बोर्ड उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा, ताकि ये होगा कि जो भी हम लोग वीडियो चढ़ाएंगे आपको तुरंत उसके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाने के बाद आप तुरंत उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा से पढ़ेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ा है उतना समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।